सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे लाहौर और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। इनमें माहौल दोस्त मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, ग्रीन अर्बनाइजेशन मॉडल मुल्क के दूसरे शहरों में भी इस्तेमाल किया जाए। वजीर आजम इमरान खान की मंसूबों के हवाले से जायजा इजलास की सदारत के दौरान हिदायत। पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। इसे मजबूत सनती बुनियाद न दे पाए तो मुआशी मसाइल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। विफाकी काबीना ने मजबूत SME पॉलिसी मंजूर की है। हुकूमत जीरो टाइम टू स्टार्ट अप पॉलिसी लाई है। वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास का मकसद दुनिया को अफगानिस्तान की सूरत हाल से आगाह करना है। सूरत हाल खराब हुई तो दहशत गर्दों को पनपने का मौका मिल जाएगा। फौरी फैसले न किए गए तो बड़ा बहरान आएगा जिससे पूरा खित्ता मुतासिर होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। मुल्क की तारीख में पहली दफा सस्ती बिजली पैदा करने के लिए 10 बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने शहरात की तामीर पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबको सेहत कार्ड फराहम किए जा चुके हैं, जबकि पंजाब में जनवरी से सेहत कार्ड की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। इत्तलात व नशरियात के वजीर ममलिकत फरूख हबीब का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की एक और कामयाबी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को छीनी गई 8 करोड़ 80 लाख की रकम और जायदाद वापस मिल गई। उस्मान को अगवा करके रकम और जायदाद जबरदस्ती नाम कराई गई थी। बेटों की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के बाद फौरी कार्रवाई की गई। और पंजाब असेंबली के हल्का 206 खानीवाल में ज़िमनी इंतखाब कल हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों समेत 13 उम्मीदवार मैदान में। सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैबिनेट आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे लाहौर और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। इनमें माहौल दोस्त मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। मंसूबों के हवाले से जायजा इजलास से सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रीन अर्बनाइजेशन मॉडल मुल्क के दूसरे शहरों में भी इस्तेमाल किया जाए। वजीर आजम ने कहा कि ये तरक्याती मंसूबे शहरियों की सहूलत और मुआशी तरक्की के लिए शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत गैर फाल असासों को सरमायाकारी के काबिल बना रही है। मंसूबों में रुकावटें डालना और इनको सियासी तनकीद का निशाना बनाना बिला जवाज है। वजीर आजम ने हिदायत की कि गैर कानूनी तजावुजात और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इजलास को बताया गया कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पहले मरहले में 100 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है।
اور ناظرین، وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ملاقات میں قانون سازی اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سینیٹر سیف اللہ نیازی اور سینیٹر عبد القادر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ احسن اظفر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو سرمایہ کاری بورڈ میں جاری اصلاحات اور تنظیم نو پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ناظرین، وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ سرمایہ کاری بورڈ کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی اور اسے مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے اور سرمایہ کاری بورڈ کو پائیدار ادارہ بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سرمایہ کاری بورڈ آئندہ سال بین الاقوامی سرمایہ کاری سمٹ اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی ایک علیحدہ سرمایہ کاری سمٹ منعقد کرنے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاری بورڈ سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی کے لیے تجاویز طلب کرنے کے ساتھ ساتھ ان اقدامات کو معینہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت معاشرے کے کمزور ترین طبقات کو غربت سے نکالنے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے 15 سے زائد مختلف شعبوں میں جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ G7 اسلام آباد میں احساس مرکز کے دورے کے موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ سیاستدانوں اور ذرائع ابلاغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عام پاکستانی کو اس پروگرام کی افادیت سے آگاہ کریں۔ یہ تو 15-20 پروگرام ہے، ہر لیول کو ٹچ کرتا ہے۔ اسکالرشپ، تعلیم، بنیادی تعلیم، پرائمری ایجوکیشن، سٹائپنڈ دیا جاتا ہے لڑکیوں کے لیے زیادہ تاکہ وہ تعلیم کے سسٹم میں رہیں۔ 5ویں کلاس کے بعد ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے تو ایڈیشنل بونس سٹائپنڈ دیا جاتا ہے کہ لڑکیاں ڈراپ آؤٹ نہ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے حوالے سے بڑا کمپریہنسو پروگرام ہے۔ آپ کے ذریعے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو، نہ پریس کو، نہ میڈیا کو اور اوپینین میکرز کو تو بالکل اندازہ نہیں ہے، بالکل اندازہ نہیں ہے۔ میں بڑے کانفیڈنس سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود کہ میں ان کے ساتھ مسلسل میٹنگ کرتا رہتا ہوں، چیزیں پتہ کرتا رہتا ہوں، مجھے بھی خود آج پھر آ کر اندازہ ہوا کہ شاید اس میں سے 50% پروگراموں کی ڈیپتھ کا مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا پروگرام ہے۔ جتنے سیاستدان ہیں ان سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ لوگوں کے آسانی پیدا کرنے کے لیے اس پروگرام کو سمجھیں اور غریب لوگوں کو جن کے پاس کچھ مسائل ہیں، ایمرجنسی کی کیفیت ہے، تو ان کی انگلی پکڑ کر ان کو کم سے کم ان جو حکومت نے یہ فائدے طے کیے ہیں کہ ان تک پہنچ جائیں وہ پہنچائیں۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اسے مضبوط صنعتی بنیاد نہ دے پائے تو معاشی مسائل سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اسلام آباد میں وزیر صنعت اور پیداوار خسرو بختیار کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزارت تجارت نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پالیسی ترتیب دی ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دبئی یا سنگاپور جتنی پاپولیشن ہے جو کہ امپورٹ ہی کے اوپر گزارا کر لیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو بڑی سٹرونگ مینوفیکچرنگ بیس چاہیے، پاکستان کو بڑی سٹرونگ، بڑی مضبوط جو ہے وہ انڈسٹریل بیس چاہیے۔ اور جب ہم اپنی، کیونکہ یہ ایک 22 کروڑ کا ملک ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور اگر ہم اس کو ایک مضبوط انڈسٹریل بیس نہیں دے پاتے تو اس سے ہم کبھی بھی اپنے معاشی جو مسائل ہیں ان سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ صنعت اور پیداوار کے وفاقی وزیر خسرو بختیار نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی کابینہ نے مربوط ایس ایم ای پالیسی منظور کی ہے جس کے 6-7 بنیادی ستون ہیں۔ اس پالیسی کے اندر کئی چیزیں شامل کر کے پیش کر رہے ہیں، یہ ڈائریکشنل پالیسی نہیں ہے۔ خسرو بختیار نے کہا کہ حکومت زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ اپ پالیسی لائی ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جس پہ ہمیشہ توجہ رہی پچھلی حکومتوں کی، تقریباً 3500 سے 4000 لارج سکیل مینوفیکچرر یا بڑی انٹرپرائزز ہیں، جبکہ دوسری طرف جو اسمال اور میڈیم ٹرم ہے وہ 10 لاکھ ہے، 0.5% لارج سکیل میں آتا ہے، اور باقی انٹرپرائزز کی شکل میں یہ سارے کا سارا اسمال اور میڈیم ٹرم میں آتا ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک مربوط پالیسی لائے، قانون سازی کر کے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ صنعت و پیداوار کے وفاقی وزیر خسرو بختیار نے واضح کیا کہ جس نے کاروبار شروع کرنا ہو، نیا کاروبار لگانا ہو یا موجودہ کاروبار کو توسیع دینی ہو، اسے این او سی سے آزادی مل گئی ہے۔
اور اب پاکستان میں ہونے والی OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کی بات کریں تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے کہا ہے کہ اسلام آباد میں اجلاس کا مقصد دنیا کو افغانستان کی صورتحال سے آگاہ کرنا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں صورتحال خراب ہونے سے دہشت گردوں کو پنپنے کا موقع مل جائے گا، جس سے دہشت گردی کے خلاف کی گئی کاوشیں ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، لیکن پاکستان تنہا یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ فوری فیصلے نہ کیے گئے تو بڑا بحران آئے گا، اس بحران سے پورا خطہ متاثر ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے OIC ممالک کے علاوہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین، اہم یورپی ممالک اور اقوام متحدہ کی تنظیموں کے نمائندوں کو بھی اس اجلاس میں مدعو کیا ہے۔ ترکی، ایران، انڈونیشیا، ملائیشیا اور دیگر عرب ممالک OIC کے رکن افریقی ممالک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کا عندیہ دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے زیر صدارت وزارت خارجہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے انتظامات کا حتمی جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر خارجہ کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے انتظامات کے متعلق مختلف پہلوؤں کے حوالے سے مفصل بریفنگ دی گئی۔ وزیر خارجہ نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مزید بہتر بنانے کے لیے خصوصی ہدایات دی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان 41 برس کے بعد OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس برائے افغانستان کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ اس اجلاس کے توسط سے افغانستان میں تیزی سے ابھرتے ہوئے انسانی بحران سے نمٹنے اور افغانستان کے امن و استحکام کے حوالے سے متفقہ راہ عمل طے کرنے کے لیے غور و خوض کا ایک سنہری موقع میسر آئے گا۔ 4 دہائیوں سے خانہ جنگی کے شکار افغانستان کو اس وقت دیگر مسائل کے ساتھ خوراک کی شدید قلت کا بھی سامنا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے 19 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں اس اہم مسئلے کی جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کرائی جائے گی۔ تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ طویل خانہ جنگی، موسمیاتی تبدیلیوں، خشک سالی اور عدم استحکام کی وجہ سے افغانستان کی موجودہ حکومت کو خوراک کی کمی سمیت بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان کی تقریباً نصف آبادی کو غربت، قحط اور غذائی بحران کے ساتھ سرد موسم کی شدت کا بھی سامنا ہے۔ اس وقت افغانستان میں 20 لاکھ بچوں سمیت 2 کروڑ سے زائد افراد غذا کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو افغانستان میں غربت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ 19 دسمبر کو اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے خصوصی اجلاس میں افغانستان میں خوراک کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے اور مستقبل کے حوالے سے لاہے عمل پر بات ہوگی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو آگاہ کریں کہ وہ اگر جتنا بھی آپ طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں، ایشو تو اس وقت 4 کروڑ افغان لوگ ہیں۔ پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا، لیکن جب تک کہ امریکہ کے اندر یہ ریئلائزیشن نہیں آتی کہ اگر وہ اسی طرح ان کے فنڈز کو فریز کر دیا اور ان کی اکانومی کو سکویز کر دیا اور یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ادھر چلا گیا جس طرف یہ جا رہا ہے، تو اس کا نقصان تو سب کو ہوگا۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد امریکہ اور 20 سال تک عطیہ دینے والے دوسرے ملکوں نے افغانستان کو فنڈز کی فراہمی روک دی ہے۔ تاہم پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خوراک، ادویات اور دیگر شعبوں میں تعاون فراہم کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی برادری نے بر وقت مدد نہ کی تو افغانستان میں فاقہ کشی گزشتہ 20 سال میں ملک میں ہونے والی جنگ سے زیادہ جانیں لے سکتی ہے۔ موسم سرما کی شدت بڑھتے ہی خوراک کی ترسیل میں رکاوٹوں جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں اٹلی کے سفیر نے کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی المیت سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس اہم ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی رپورٹر نمرا سہیل کو انٹرویو میں اٹلی کے سفیر نے کہا کہ افغان امن کے لیے مل کر کاوشیں کرنا ہوں گی۔ OIC Foreign Ministers Conference on Afghanistan to be held on the 19th. What are your views about role of Pakistan? Pakistan is a very important, a crucial interlocutor for dealing with the regional crisis. And we respect and we have many expectations for the conference. And peace is made by men of goodwill. We have to work together to exchange opinion, to exchange experience, and to go to work all of us toward the same achievements and goals.
और अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरदर ने अमरीका की तरफ से अफगान रकूम को मुंजमद करने और मुल्क के इक़्तिसादी मिसाइल पर इजाफे पर दुनिया की खामोशी पर तनकीद की है। काबुल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुल्ला अब्दुल गनी बरदर ने कहा कि अफगानिस्तान में इक़्तिसादी मिसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, जिनके खित्ते और दुनिया पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका के अफगानिस्तान के साथ भी वैसे ही ताल्लुकात होने चाहिए जैसे इसके दुनिया के दीगर ममालिक के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान को छोड़कर जाने पर नाराज़ है और साबिक़ हुकूमत में शामिल अमरीका के इत्तेहादी अफगानिस्तान में इक़्तिसादी मसाइल पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका ने जो रकम मुंजमद की है, क्या वो अफगानिस्तान की है या अशरफ गनी की? आलमी बिरादरी अमरीका को बावर क्यों नहीं कराती कि ये रकम अफगान अवाम की है और साबिक़ हुकूमत के अहदेदारों की मिल्कियत नहीं? उनका ये बयान तर्जुमान व्हाइट हाउस के इस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि अमरीका का अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस दुगना हो जाएगा। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2-in-1। सफाई के साथ महक भी इसी में है। ऐसा भी हो सकता है? जैसे जलेबी बनाने वाले घर में ही है, वैसे ही मैं आपका साथ देती हूँ। करेंगे बिजनेस दुगना। सनलाइट 2-in-1 में है लीमू की ताकत जो निकाले मैल और जैस्मिन की खुशबू जो दे महकती सफाई। मिलकर करें दुगना। ब्रेक के बाद कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, एहसास राशन प्रोग्राम से 96 लाख से जायद लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, जबकि 10,000 किराना मर्चेंट्स बतौर रिटेल यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं राहील अंसार से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख़ुसूसी हदायत पर शुरू किए गए एहसास राशन प्रोग्राम के तहत 50,000 से कम आमदन वाले गरीब और नादार अफराद हर माह आटा, दालें, घी और कुकिंग ऑयल की खरीदारी पर 1,000 रुपए का ख़ुसूसी डिस्काउंट हासिल करेंगे। इस वक्त एहसास राशन रियायत की रजिस्ट्रेशन का मरहला जो है वो जारी है। ये महंगाई के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म की ख़ास हिदायत पर ये प्रोग्राम लाया जा रहा है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, हमने इसको बहुत जल्दी प्रोग्राम को अपने पाँव पे खड़ा किया है और उम्मीद है कि 1 जनवरी से इसकी ऑपरेशन शुरू हो जाएंगी। सब्सिडी की मद में 120 अरब हैं, जिसमें से 35% वफाकी हुकूमत देगी, 65% पार्टिसिपेटिंग प्रोविंसेस और वफाक की इकाइयाँ देंगी। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए 2 करोड़ खानदान बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर 30% रियायत हासिल करेंगे। चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि मुस्तकबिल करीब में 7 लाख किराना स्टोर 120 अरब रुपए की सब्सिडी खानदानों को देने का जरिया बनेंगे। एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए जरूरतमंद अफराद अपने नाम से हासिल की गई मोबाइल सिम के जरिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें, जबकि इस प्रोग्राम में शामिल होने के ख्वाहिशमंद किराना मर्चेंट्स वेबसाइट पर विजिट करें या करीबी नेशनल बैंक से राबिता करें। गरीब आवाम का ख्याल रखना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मौजूदा हुकूमत का टारगेटेड सब्सिडी देने का इकदाम यकीनी तौर पर गरीब आवाम के लिए किसी रिलीफ से कम नहीं। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि तब्दीली और नए पाकिस्तान की शमा लेकर इमरान खान ने 22 साल जिद्दोजहद की। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क व कौम की तरक्की के लिए कोशां हैं। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि इंसानियत, खुददारी और ईमानदारी वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम है और शौकत खानम हस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी उनकी समाजी खिदमात की रोशन मिसालें हैं। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सस्ती बिजली पैदा करने के लिए 10 बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने शाहरात की तामीर पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबको सेहत कार्ड फराहम किए जा चुके हैं और पंजाब के अवाम को सेहत कार्ड्स की फराहमी जनवरी से शुरू कर दी जाएगी।
آزاد کشمیر میں حکومت ہے، گلگت بلتستان کے اندر حکومت ہے، ہر پورے پاکستان کے اندر وفاق کی اگر کوئی ایک جماعت ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، وفاق کا اگر کوئی ایک لیڈر ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہے۔ خیبر پختونخوا کی ساری آبادی کو صحت کارڈ مل چکا ہے کہ سب کا علاج 10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ فری ہو رہا ہے۔ پنجاب میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صحت کارڈ کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ ہمارا جو احساس پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت وہ لوگ جو گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، جو آگے اپنیاں مزید پڑھنا چاہتے ہیں، 2 لاکھ اسکالرشپس جو ہے وہ ابھی تک ہم ان کو فراہم کر چکے ہیں۔ اور ناظرین، اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے تحت دیہات اور چھوٹے شہروں کو ڈیجیٹل دنیا سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ آئی ٹی کے فروغ سے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزراء مراد سعید اور امین الحق کی اسلام آباد میں M3 اور M5 موٹر وے پر موبائل براڈ بینڈ کوریج کے معاہدے کی تقریب سے خطاب کی تفصیل رانا افتخار احمد سے جانتے ہیں۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ آئی ٹی کا شعبہ ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوان سٹارٹ اپس کے میدان میں بھی بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے تحت پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ سابقہ فاٹا تقریباً 900 کلومیٹر سے زائد یہ اس وقت کام کر رہے ہیں کہ فائبر آپٹکس کے اوپر سوات ہے، در لوئر، در اپر، چترال، تو یہاں پہ بھی انہوں نے ترجیح دی اور ایک منصوبہ شروع کر دیا جو کہ انشاءاللہ اگلے 6-7 مہینے میں مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہمارا بلوچستان اور بلوچستان میں خاص کر ساؤتھ بلوچستان کا جو ہمارا علاقہ ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو کنیکٹیوٹی دینے کی ایک کوشش کی اور اس منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ آئی ٹی سیکٹر بنے گا جو ملک کی برآمدات میں اضافہ کرے گا اور پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا۔ وزیر آئی ٹی سید امین الحق نے کہا کہ حکومت تمام علاقوں میں براڈ بینڈ سروس کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اب ہمارا ہدف 5G کو لانچ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کو سہولتوں کی فراہمی پر توجہ دے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے ہر سال تقریباً 8 سے لے کر 850 ارب روپے NFC کے ایوارڈ میں سندھ حکومت کو دیا جاتا۔ اگر آپ سندھ کو جا کے دیکھیں تو کوئی ایک ایسا یو سی نظر نہیں آتا جس کو ہم ماڈل یو سی کے طور پہ پیش کر سکیں، کوئی ایک ایسا اسکول، کوئی ایک ایسا ہاسپٹل نظر نہیں آتا ہے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے سندھ حکومت کی کارکردگی کا۔ اس موقع پر M3 اور M5 موٹر وے پر براڈ بینڈ سروس کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے، جس سے پنجاب اور سندھ کے 19 اضلاع تیز ترین موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس سے مستفید ہوں گے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نجکاری کے وفاقی وزیر محمد میاں سمرو نے کہا ہے کہ اداروں کی نجکاری حکومت کی معاشی اصلاحات کا اہم حصہ ہے۔ بر وقت اور کامیاب نجکاری کے لیے ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ یہ بات انہوں نے مختلف اداروں کی نجکاری سے متعلق اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں جناح کنونشن سینٹر، SME بینک، پاک ری انشورنس سمیت متعدد اداروں کی نجکاری کے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سرکاری جائیدادوں کی فروخت، پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی اور سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ اور مختلف اداروں کی نجکاری پر ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ خزانہ ڈویژن نے ہاؤسنگ بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بورڈ کی منظوری کے لیے سمری وزیر اعظم آفس کو بھیج دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد راولپنڈی میں کرسمس کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ میرے شلوترا صاحب کا، یہ فلپ صاحب کا، بابر گوشی صاحب کا، سب کا شکر گزار ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ بڑی اہم میٹنگ تھی، ورنہ میں بہت عرصے کے بعد کسی فنکشن میں دیر سے پہنچا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب کی صدارت میں ایک میٹنگ تھی۔ میں اپنے مسیح بھائیوں اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی خدمات آپ کی اس پاکستان کے لیے ہیں وہ کسی بھی مسلمان سے یا دوسرے مذہب سے کم نہیں، زیادہ ہی ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یسوع صرف آپ کے نہیں، میرے بھی ہیں۔ آپ ایک محنت کش لوگ ہیں۔ آپ نے ہمارے ملک میں خوبصورتیوں کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں اس کا صلہ آپ کو خداوند ہی دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں
कि यसू का भी यही पैगाम था खुदावंद का कि हीलिंग, प्रीचिंग एंड टीचिंग। और एक बात जो हर मैं आपके फंक्शन में कहता हूं, आज मुझे फिलिप ने लिख कर दी है कि यसू ने फरमाया, यसू अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। ये मैंने मिशन स्कूल से ये आयत जो है वो मुझे अब तक याद है। आप अपनी खुशियां जोश और खरोश से मनाएं। आप ये समझें कि हर मसीह ये समझे कि वो खुद वजीर दाखिला है और वो यहाँ इस मुल्क में अपनी खुशियों को, और हमारे मुल्क को बहुत बड़ी बदनामी जिंदगी में मिली है जो सियालकोट का वाकया हुआ है। हम दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। हमारे साथ 74-75 साल में ऐसा लम्हा कभी नहीं आया कि दुनिया में हमें एक इंतहा पसंद कौम की सूरत में देखा जा रहा है, क्योंकि हमारे दिल में दूसरों के लिए अगर गुंजाइश नहीं होगी, अगर हमारे दिल में मोहब्बत नहीं होगी, अगर हमारे दिल में खुलूस नहीं होगा, तो आप यकीन जाने कि हमारी ये जिंदगी बेकार है। इसमें कोई कशिश नहीं है, इसमें कोई भी एक आप ये कहें कि खुशी का लम्हा नहीं है। और मैं अपने सारे पाकिस्तान के मसीहों को कहना चाहता हूँ, सिर्फ रावलपिंडी के नहीं, अगर रावलपिंडी के मसीहों के लिए मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक बात कन्वेंशन सेंटर में कही थी, सारी दुनिया में उसको पजीराई मिली। मैंने अपनी जिंदगी में किसी मसीह को भीख मांगते हुए नहीं देखा है। बेशक वो डेंटर है, पेंटर है, वेल्डर है, मैकेनिक है, जो भी है, वो अपने खून पसीने की कमाई से गुर्बत में है। ये भी मुझे पता है गुर्बत में है, ये नहीं कि मैं वाकिफ नहीं हूं सारे हालात से। लेकिन आज हमें अशद जरूरत है। हमने और कुछ काम किया नहीं किया। आपके शहर में 3 वेमेन यूनिवर्सिटियां और 60 तालीमी इदारे बनाए हैं, शायद ये मरने के बाद मेरे काम आ सके। आज मेरे शहर की बच्ची जो है वो तालीम याफ्ता है, मेरे शहर की बेटी पढ़ी लिखी है, इसलिए हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और इसलिए हमें कोई इंतहा पसंदी की तरफ नहीं ले जा सकता, क्योंकि इस मुल्क की सबसे ज्यादा दुश्मन जो है वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी है। और कभी आप नहीं सुनेंगे कि किसी मसीही का नाम दहशतगर्दी में आया हो पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिन स्कूल में मैं टीचर्स में पढ़ा, मैं तो पैदा भी होली फैमिली में हुआ, इसलिए मैं उसका ख्याल रखता हूँ, जरूरत से ज्यादा ख्याल रखता हूँ। और अब हम हॉस्पिटल्स की तरफ तवज्जो देंगे। मैं तमाम मसीहों को, तमाम दुनिया के मसीहों को, तमाम पाकिस्तान के मसीहों को, तमाम बिशप्स को, पादरीज को, सबको हैप्पी मैरी क्रिसमस कहता हूँ, तमाम मसीहों को। और मैं नए साल की आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खुदावंद सारी दुनिया में ये नया साल बरकत का लाए, मोहब्बत का लाए। और मैं प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब की तरफ से भी आप तमाम क्रिश्चियन भाइयों, बहनों और बेटियों को हैप्पी मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। खुदावंद आपका हामिल नासर है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मसीही बिरादरी को क्रिसमस के हवाले से और नए साल के हवाले से मुबारकबाद दी, और उन्होंने कहा कि मसीही बिरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं और मसीही बिरादरी अपना त्यौहार भरपूर जोशो जज्बे के साथ मना सकती है और बहुत मेहनत कश कौम है। मजीद खबरें प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस दुगना हो जाएगा। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे?
सनलाइट 2-in-1। सफाई के साथ महक भी इसी में है। ऐसा भी हो सकता है? जैसे जलेबी बनाने वाले घर में ही है, वैसे ही मैं आपका साथ देती हूँ। करेंगे बिजनेस दुगना। सनलाइट 2-in-1 में है लीमू की ताकत जो निकाले मैल और जैस्मिन की खुशबू जो दे महकती सफाई। मिलकर करें दुगना। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और ब्रेक के बाद शामिल करेंगे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वफ़ाक़ी वज़ीर का बयान। सैयद फ़ख़्र इमाम ने कहा है कि गुज़िश्ता अदवार में ज़राअत को अहमियत नहीं दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस शोबे को अहमियत दी, जिसके बायस गन्ना, मकई और कॉटन की भी रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इस्लामाबाद में बायो फोर्टिफिकेशन के ज़रिए जिंक की कमी को दूर करने के मौजू पर वर्कशॉप से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमें गंदम का ऐसा बीज काश्त करना चाहिए जिससे शहरियों को जिंक, आयरन और विटामिन मिलें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस साल 12 बरस के बाद गंदम की पैदावार बढ़ी और 22.5 मिलियन एकड़ गंदम की काश्त हुई है। 20-25 साल से ज़राअत को वो फोकस नहीं किया गया, उस किस्म की अहमियत नहीं दी गई जो कि देनी चाहिए। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था एग्रीकल्चर में, ख़ासतौर रिसर्च में। उस तादाद से, उस पैमाने से हमने नहीं किया। अब हमने ट्रेंड और डायरेक्शन तब्दील ज़रूर किया है और उसकी वजह से 5 में से 4 मेजर क्रॉप्स की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। वीट 27.5 मिलियन टन्स, मकई 8.9 मिलियन टन्स, राइस जो नया क्रॉप आ रहा है 9.1 मिलियन टन्स, शुगर केन 89 मिलियन टन्स, कॉटन हमारा ख्याल है 9 मिलियन बेल्स होगी, 2 मिलियन बेल्स मोर देन लास्ट ईयर। 200 बिलियन रुपए का उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारी इकॉनमी में। और नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से किए गए अच्छे इक़दामात और उनके समरात का जिक्र करें तो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी से छीनी गई 8 करोड़ 80 लाख की रकम और जायदाद वापस मिल गई। इंग्लैंड के शहरी उस्मान को अगवा करके रकम और जायदाद ज़बरदस्ती नाम कराई गई थी। उनके बेटों की जानिब से सिटीज़न पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर फौरी कार्रवाई हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बोल रहा हूँ। इंग्लैंड का मैं शहरी हूँ। मैं इंग्लैंड से इधर पाकिस्तान आया था अपने कारोबार के लिए, सेटल होने के लिए। लोगों ने मुझे अगवा करके इस्लामाबाद जाकर उन्होंने उधर 5 दिन मुझे रखा। मेरे से सब कुछ ले लिया था, अस्तामुल ख्वा के, मेरी जायदाद भी ले ली थी और पैसा भी सब ले लिया था। मेरे बेटों ने इंग्लैंड से इमरान खान के वो जो उन्होंने ऑफिस बनाया पोर्टल का, वहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया तो उनकी वजह से मेरा अभी 8 करोड़ 80 लाख रुपया इन्होंने दिलवाया है और मेरी जायदाद भी वापस करवाई है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आखिरी दिन तक वो मेरे साथ चले हैं। उनकी वजह से अल्लाह ताला ने ये मेरा सब कुछ वापस कर दिया है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इमरान खान साहब का। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने एक बयान में कहा है कि नवंबर 2021 के दौरान पाकिस्तान की घरेलू टेक्सटाइल, गारमेंट, जर्सी, चमड़े की मसनूआत, फल, सब्जियां और सीमेंट की बरामदात में नवंबर 2020 के मुकाबले में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले माह प्लास्टिक, आलाते जराही और गोश्त की बरामदात भी बढ़ी, जबकि तंबाकू, सिगरेट और लकड़ी के फर्नीचर की बरामदात में कमी आई। मुशीर तिजारत ने मजीद कहा कि अमरीका, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, हॉलैंड, बांग्लादेश, जर्मनी, श्रीलंका, बेल्जियम, मलेशिया और इटली को बरामदात में इजाफा हुआ है, जबकि नवंबर 2021 के दौरान अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, यूक्रेन और यमन को बरामदात में कमी हुई। मुशीर तिजारत ने कहा कि अक्टूबर 2021 के दौरान खिदमात के शोबे की बरामदात में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 23% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं हेल्थ कवरेज को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दामात किए गए हैं। सेहत इंसाफ कार्ड का दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। मार्च तक पंजाब भर में मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए।
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के सिलसिले में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि सिर्फ हस्पताल में काबिल इलाज बीमारियों का खर्चा उठाने के लिए पहली मरतबा हुकूमत सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि किसी खास बीमारी के लिए रकम टैक्स के पैसे से इलाज करवाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पहली दफा पाकिस्तान के अंदर स्टेट हुकूमत सामने आ रही और स्टेट के और टैक्स पेयर के पैसे के जरिए हर शख्स, हर सिटीजन इन प्रोविंसेस में और इन टेरिटरीज में जिनका मैंने जिक्र किया वो कवर हो जाएगा। कवर से मुराद ये है कि आपको, मुझे, किसी को भी अगर दाखिल होने की ज़रूरत पड़ती है तो एक फिक्स्ड अमाउंट मखसूस कंडीशंस के लिए हुकूमत देगी। साबिक मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद बरसों में UHS के हवाले से काफी तरक्की की है। पाकिस्तान ने टैक्स के पैसे से अपने वसाइल को बरोकार लाते हुए सेहत के शोबे में बेहतरीन इकदाम किए हैं। हमने पिछले चंद सालों के अंदर काफी प्रोग्रेस की है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हवाले से। ये ऐसी प्रोग्रेस है जो इससे पहले नहीं हुई थी और ये ऐसी प्रोग्रेस भी है कि जिस पे मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए। इस पे मजीद काम करने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बीमारियों के इलाज के लिए मौसर प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है, मगर सिंध हुकूमत अवामी फलाह के इस मंसूबे पर अमल नहीं कर रही, जो गैर मुनासिब तर्ज अमल है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सियासी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने के लिए लाहौर के नज़दीक नया शहर बनाने का फैसला किया गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर ये नया शहर दरियाए रावी के किनारे आबाद किया जा रहा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के तरक्याती मंसूबे किकबैक्स के लिए नहीं हैं बल्कि अवाम की बहबूद के लिए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान माफियाज के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। सार एंटरप्राइज ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। एक तो ये पूरे उस इंडस्ट्रियल जोन को डेवलप करेंगे मॉडर्न खतूत के ऊपर, 1900 के करीब अपार्टमेंट्स बनाएंगे। उसके साथ साथ ये वहां पर 6 स्कूल्स बनाएंगे और उसके साथ साथ ये वहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे और ये तमाम चीजें हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत बन जाएंगी। बड़े ट्रांसपेरेंट तमाम चीज़ें लिखत पढ़त में इस ऐसे तरीके से करेंगे कि ना हमारे किसी ब्रदरली कंट्री से हमारे रिलेशनशिप इफेक्ट हो, ना हमारी आवाम का, ना उनकी कंपनी का इंटरेस्ट किसी तरह से भी कंप्रोमाइज हो। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे, लेकिन इससे पहले लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सियासी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि तालीम के फ़रोग़ के बगैर हकीकी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया का मुकाबला करने के लिए टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल करना होगी। यही वजह है कि मुल्क की मौजूदा क़यादत ने इस शोबे की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं। और नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे खानावाल से सूबाई असम्बली के हल्का 206 में कल ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान समेत 13 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। PP 206 की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली निशाद अहमद खान डाहा की वफात के बाद खाली हुई थी। शहरी और नवाई इलाकों पर मुश्तमिल हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में निशाद खान डाहा की बेवा नूरीन निशाद खान डाहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून से राना मोहम्मद सलीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद वासिक हैदर समेत 13 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहने वाले इंतखाबी अमल में 2,30,698 रजिस्टर्ड वोटर अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्के में 183 पोलिंग स्टेशन में 512 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 23 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दिया गया है। साथ ही रिपोर्टर कुलजुम बशीर के साथ फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, खानेवाल। समंदर पार पाकिस्तानियों के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अयूब आफरीदी ने कहा है कि शरीफ फैमिली ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। मौजूदा हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार आकर हालात को संभाला दिया। OPF गर्ल्स कॉलेज F11 कैंपस के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अदालतों का एहतराम करते हुए लूटा गया पैसा वापस करना होगा। करप्ट लीडरशिप थी पहला, तो उन्होंने मुल्क को तो तबाह किया हुआ है ना, वरना ये मुल्क का ये हालत नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे हुकूमत को ये मुल्क उन्होंने हवाला किया है, तो उस
कि वो जिम्मेदार हैं, तो जहाँ पे उनके साथ बिलियन ऑफ डॉलर है, पनामा में है, दूसरे महालात है उनके, तो कोर्ट तो उनके एक सवाल कर रही है, क्वेश्चन कर रही है कि उनका जो आपका ज़रिया है वो हमें बताया, तो उनके पास तो कोई जवाब नहीं है। तो वो पैसे वापस करे तो वो अब छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वरना फिर उसको फेस करेंगे जेल के, और जो हमारे तरीक़ाकार कानून के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाएगा। इससे पहले मोहम्मद अयूब आफरीदी ने OPF गर्ल्स कॉलेज F11 कैंपस का इफ्तिताह किया और तख्ती की नकाब कुशाई की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि समंदर पर पाकिस्तानियों और उनके अहले खाना को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। OPF समंदर पर पाकिस्तानियों और दीगर बच्चों को मयारी तालीमी सहूलियात की फराहमी में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का सफ़ीर और मुल्क का कीमती असासा करार दिया। और नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल की बात करें तो आम इंतखाबात के बाद हुकूमत की तश्कील को भी चंद माह हुए हैं। इस हुकूमत के क्या अहदाफ हैं और अब तक खित्ते की बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं, इन सवालात का जवाब जानने के लिए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक अहमद से हमने राबता किया है। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ख्वाजा साहब, बताएगा कि आपके अहम वजारत का कलमदान रखते हुए जिसका बुनियादी सहूलियात से ताल्लुक़ है, खित्ते की बेहतरी के लिए अब तक क्या इकदाम उठाए गए हैं और मुस्तकबिल के अहदाफ और तरजीहात क्या हैं? ब्लेम गेम करने के बजाय हम चाहते हैं कि हम कोई काम अलग करके दिखाएं, जिससे लोगों में ये पता लगे कि भाई ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा रहे बल्कि इन्होंने अमली काम भी किया है। हमने बजट रिव्यू किया और एजुकेशन में, लोकल गवर्नमेंट में और इसी तरह हेल्थ में हमने बजट बढ़ाया, इस मद को ज़्यादा किया ताकि ग्रास रूट लेवल पर लोगों का काम हो सके। हमने अपनी तरजीहात के मुताबिक, लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक हमने नए मनसूबे दिए। अब कुछ दिनों तक इंशाल्लाह जो है वो लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम मनसूबे आपको काम होते नज़र आएंगे। हमने लोकल गवर्नमेंट में करप्शन रोकने के लिए एक नया सिस्टम राइज किया है और वो जो ये मनसूबे शुरू होंगे आप देखेंगे कि हर डिवीजनल दफ्तर में, हर डिप्टी डायरेक्टर जिसको ADPT कहते थे, कि दफ्तर में मनसूबे का नाम, अमाउंट और प्रोजेक्ट लीडर का नाम लिखा होगा ताकि उस दफ्तर में आने वाले सब पढ़ें कि भाई मेरे गांव में अगर कोई मनसूबा किया है, कौन प्रोजेक्ट लीडर है, क्या अमाउंट है, उसकी मनसूबा है क्या। वो खुद ब खुद एक मॉनिटरिंग का ऐसा निज़ाम पैदा हो जाएगा कि जिससे ज़मीन पर जो प्रोजेक्ट लीडर बनेगा, जो पैसे लेके गया है, उससे फिर काम करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक अहमद हमें आगाह कर रहे थे मुस्तकबिल के अहदाफ और तरजीहात के हवाले से और उन इक़दामात के हवाले से जो उनकी वजारत उठा रही है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मियाँ मोहम्मद आतिफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से हल्का PP 132 में 2 अरब रुपए के फ़ंड से मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। PTV से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि साबिका अदवार में नज़रअंदाज किए गए इस हल्के की तमाम यूनियन काउंसिल्स में 2 से 3 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो भी 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। 15 करोड़ की लागत ही वो है, 11 करोड़ की ये तहसील कॉम्प्लेक्स की है, 15 करोड़ से इंशाल्लाह ताला आपका ट्रामा सेंटर जो है, जब कभी किसी को ख्याल नहीं आया और ये मेहरबानी की है उस्मान बुज़दार साहब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, कि मुझे उन्होंने जो मैंने कहा था अपने इलाका के लिए PP 132 के लिए, उन्होंने मुझे वो सारे फंड जो हैं वो दिए हैं। और इंशाल्लाह अगले साल जो है ADP में इंशाल्लाह ताला हम लोग मेरी ख्वाहिश है कि ननकाना शाहकोट रोड जो है वो 1 वे हो जाए और इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और जो दरीना हमारे लोगों का मसला था शाहकोट जड़ामाला रोड, वो अल्लाह की मेहरबानी से बुज़दार साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, उन्होंने मुझे 70 करोड़ की वो जो फंड है वो रिलीज़ कर दिए हैं। वो जो दरीना पुराना मसला है हमारा 40 साल से, वो हल हो जाएगा। और नाज़रीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अज़ान इशा का वक्त हुआ जाता है, आप भी सुनने की सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। नाजरीन, सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए हर खानदान को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 8 लाख अफराद इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानिए अनवारुल्लाह खान की रिपोर्ट में। हेल्थ कार्ड प्लस की फलाई मंसूबे से मुस्तफीद होने वालों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। शहरी अब फौरी और मेयारी इलाज के लिए दर बदर टुकरे खाने के बजाय शनाख्ती कार्ड के जरिए मुल्क के सरकारी व निजी अस्पतालों में बआसानी और बर वक्त इलाज करा सकते हैं। बेसिकली हमने एक अच्छे आइडिया को लिया, उसको एक नए लेवल पे लेके गए और उसको हम पब्लिक के लिए जितना भी आसान कर सकते थे वो किया। आवाम जो इससे पहले इलाज मुआलजे और खसूसन सर्जरी की अखराजात पूरे करने के लिए उधार के अलावा अपने कीमती अमलाक व जेवर भी बेचने पर मजबूर थे, सेहत कार्ड प्लस की सहूलत मिलने से खुश है। मेरा हार्ट फेलियर हो गया था, मुझे पता नहीं था। हॉस्पिटल में RMI के पास पहुंचा तो मैं गिर गया था, वहाँ पे हार्ट फेलियर टोटल फेलियर हो गया था। तो वहाँ फिर मतलब शॉक से मेरा हार्ट स्टार्ट हुआ, फिर वो मेरा कोमा में था, वहाँ पे इलाज हुआ, बड़े लगे, तकरीबन 5 लाख रुपए उन्होंने लिए और सिर्फ 5-6 दिन में। मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ इससे माशाल्लाह से। इमरान खान की गवर्नमेंट का ये अजीम कारनामा आप इसको कह सकते हैं। निजी इदारों को सेहत कार्ड में शामिल करके तिबी इदारों में मुकाबले की फिजा पैदा हुई है, जिससे सरकारी अस्पतालों में भी इलाज मुआवजे की सहूलियात में बेहतरी नजर आ रही है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। 19 दिसंबर को 17 अजला में वोट डाले जाएंगे। लकी मरवत की सूरत हाल जानेंगे अनवर ज़ेब मरवत से।
19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जिला लकी मरवत की चारों तहसीलों की चेयरमैनशिप के लिए मजमूई तौर पर 69 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले और आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिले की चारों तहसीलों लकी मरवत, नवरंग, गजनी खेल और ट्राइबल सब डिवीज़न बेटनी में मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,96,785 है, जिनमें 2,17,662 मर्द वोटर्स जबकि 2,26,123 खवातीन वोटर्स शामिल है। इसी तरह जिले की 101 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की मुख्तलिफ नशिस्तों पर 2215 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें 325 खवातीन भी शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि लकी मरवत में जो भी नुमाइंदा पास होगा वो लकी मरवत की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगा और अपने तमाम वसाइल इनके लिए बरूकार लाएगा। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और NP समेत आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से जगह जगह जल्द से जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अवाम 19 दिसंबर को अपने वोट के जरिए करेगी, जिसके बाद देखना होगा कि वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या नहीं। अनवर ज़ेब मरवत, PTV न्यूज़, लकी मरवत। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब दानिश स्कूल्स एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी का इजलास लाहौर में हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब के 4 दानिश स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया गया है और यहाँ डिजिटल लर्निंग काउंसलिंग का आगाज़ हो चुका है। दानिश स्कूल्स के असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफे और स्कूल अथॉरिटी को इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त भी दे दी गई है। दानिश स्कूल्स में एकेडमिक और स्पोर्ट्स में टॉप करने वाले बच्चों के लिए 50,000 तक के इनामात रखे गए हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवाम को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से शुरू किए गए मनसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ अजला के अस्पतालों और तिबी मराकज़ सेहत में ज़ेर तकमील मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने और मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों के मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने कहा कि ज़िलाई अस्पतालों में कार्डियक वार्ड बनने से बड़े अस्पतालों में मरीजों का रश कम होगा, जबकि बलूचिस्तान के ज़िला रखनी में जदीद सहूलियात से मुज़य्यन अस्पताल बनाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और नौजवानों की वजह से ही कायद का क़याम पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हुआ। लाहौर में 11वें नेशनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नौजवान हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कोरोना के दौरान भी नौजवान सबसे आगे रहे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स और अदालतों के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। मुल्क में सियासत से बालातर होकर कानून बनाने की ज़रूरत है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हमें सज़ा और जज़ा का निज़ाम लाकर मुल्क को महफूज बनाना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध असम्बली के अरकान ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीर को तासुब पर मबनी करार देते हुए उसके खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरम शेर जमान, बिलाल गफ़ार, सीमा ज़िया और दीगर ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की है और उन्होंने अपोजिशन अरकान को ऐवान से निकाल कर बाहर फेंकने के जुमले इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में करप्शन उरूज पर पहुंच चुकी है, पीपल्स पार्टी के जाले अरबपति बने जा रहे हैं और थर में लोग भूख से मर रहे हैं। PTI के अरकान ने कहा कि सिंध में तालीम और सेहत का निज़ाम नाकारा हो गया है। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला अपना नफरत अंगेज बयान वापस लें और ऐवान से मुआफ़ी मांगे। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब सिंध असम्बली में पास कराया गया बल्दियाती बिल न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सूबे सिंध के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम इस कानून के खिलाफ पूरे सूबे में इस माह की 19 तारीख को एहतजाज करेंगे। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और मिनिस्टर लॉ, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को खत लिखकर इंशाल्लाह हम सबको मिलूंगा, पहुंचाऊंगा कि हो क्या रहा है सिंध में। मुराद अली शाह सिक्योरिटी रिस्क बनते जा रहे हैं फेडरेशन के खिलाफ। ठीक है, सिंध असम्बली में आपने बिल अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर बुलडोज करके मंजूर करा लिया, उसके ऊपर बात करें, सियासी बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सिंध में तमाम अपोजिशन जमातें और पूरा सिंध इकट्ठा हो चुका है इस काले कानून के खिलाफ, इस जरदाराना कानून के खिलाफ, इस सरदाराना कानून के खिलाफ और जालमाना कानून के खिलाफ। और इंशाअल्लाह हम भरपूर 19 तारीख को बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं पूरे सिंध में। और नाज़रीन, मुल्क में जब भी दहशतगर्दी का जिक्र होता है तो पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल का सान्या दिलों को गमज़दा कर देता है। यूं तो इस सान्हे को गुजरे 7 बरस बीत गए, लेकिन कौम आज तक सदमे की कैफियत से बाहर नहीं निकल सकी है। कल इस सान्हे के शहदा की बरसी मनाई जा रही है। पेशावर से साजिद अख्तर की रिपोर्ट।
16 दिसंबर 2014 वो हौलनाक लम्हात अपने साथ लाया जब जुल्म और बर्बरियत की तारीख भी लर्ज उठी। मुल्क में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद कार्रवाइयों के बाद क़यामत सुहरा उस दिन नजर आई जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने कमसन बच्चों और ख़वातीन असातिज़ा को भी नहीं छोड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की इत्तला पर फौरी एक्शन लिया, लेकिन उस वक्त तक हमला आवरों ने कितनी ही माओ की गोदें उजाड़ी थी। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में कोई दहशतगर्द जिंदा ना बचा। ताहम ये भयानक सानहा 150 की लगभग कीमती जानें निकल गया, जिनमें अक्सरियत मासूम तलबा की थी। दहशतगर्दी की इस बहिमाना वारदात के बाद कौम यकजा हुई और पहली बार नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया। दहशतगर्दों का घेरा तंग करके सानहा पेशावर की मंसूबा साजों को भी इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया गया, मगर जिन माओ की गोदें उजड़ी आज तक उनके आंसू रुकने में नहीं आ रहे हैं। कई नन्हे पूत 16 दिसंबर को हंसते खेलते घरों से निकले और मौत की वादी में गुम हो गए। जब भी दिसंबर आता है दुनिया में अपनी खुशबू छोड़कर हमेशा के लिए बिछड़ जाने वालों के वालिदैन और बहन भाइयों के जख्म हरे हो जाते हैं। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। साजिद अख्तर की इस रिपोर्ट के साथ ही कैबिनेट आर हुआ मुकम्मल। नाज़िया कमल और काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।